बच्चों आज हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं धारणीय विकास। धारणीय विकास को समझने के लिए आपको दो उदाहरण देना जरूरी है। यहाँ पे उदाहरण पहले आपके बुक में ये लिखा है कि कुछ पिछले 20 सालों में देश के 300 जिलों में जो भूमि जल स्तर है, ग्राउंड लेवल वाटर है, वो 4 मीटर तक कम हो गया है। यानी अगर हम जल का इसी तरीके से प्रयोग करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में हमारा जो पूरे देश में जो भूमि का जल स्तर है वो कम हो जाएगा। इस भूमि के जल स्तर के कम होने के पीछे कारण क्या है? अंधाधुंध आर्थिक विकास के पीछे हमने संसाधनों का विदोहन किया और संसाधन कम होते गए। अगर हम जंगल देखें तो जंगलों को हमने बड़ी तेजी से काटा है आवासीय विकास के लिए। अगर हम क्रूड ऑयल को देखें, कच्चे तेल को देखें, तो हमने जितना ज्यादा विकास किया उससे ज्यादा हमने प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन किया है और बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन क्या हैं, अब हमारे पास या तो खत्म होने के करीब हैं या आने वाले दिनों में खत्म हो जाएंगे। संसाधन हमने ज्योग्राफी में अगर आपने पढ़ी होगी तो दो तरह के हैं, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। नवीनीकृत संसाधन और गैर नवीनीकृत संसाधन। जो नवीनीकृत संसाधन होते हैं, प्रकृति उसकी आपूर्ति समय समय पर खुद ही करती रहती है, लेकिन अगर उस नवीनीकृत संसाधन यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जो एक्सट्रैक्शन की जो स्पीड है, यानी प्रयोग करने की जो स्पीड है, वो उसके जनरेशन की स्पीड से यानी प्रकृति की पूर्ति करने की दर से अगर ज्यादा होगा तो संसाधन भी कम हो जाएंगे। जो जल है या फॉरेस्ट है उसका एक उदाहरण है। जो जल है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, प्रकृति अपने आप उसकी आपूर्ति करती रहती है, लेकिन जो जल के प्रयोग करने की जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा है कि रिन्यूएबल रिसोर्स होने के बावजूद भी जो जल स्तर है वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है और आने वाले दिनों में पानी भी एक चुनौती बनकर उभरेगी। अगर हम क्रूड ऑयल को देखें तो जिस तरीके से आर्थिक विकास की चक्की इस क्रूड ऑयल के साथ घूम रही है, अगर हमने अल्टरनेटिव नहीं खोजा तो अगले 43 इयर्स के आसपास आते आते दुनिया से तेल खत्म हो जाएगा। तो ये विकास जो है धारणीय विकास नहीं है। अब हम शब्दों पर आते हैं, हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल मतलब होता है धारणीय, डेवलपमेंट मतलब विकास। यानी विकास हो तो कैसा हो? धारणीय हो, सस्टेनेबल हो, जो ज्यादा दिनों तक रहे। एक गोल है। अगला क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फीचर क्या है? रिस्ट्रिक्टिंग ह्यूमन बीइंग। पहला तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट शुड बी इनपुट इफेक्टिव and not input utilizing. The rate of consumption should not be surpass the rate of salvation. The renewable resources, the rate of consumption should not be surpass the rate of production and renewable substitutes. All type of pollution should be minimized and sensible use of natural resources. Sustainable development की ये कुछ विशेषताएं हैं। Restricting human being, जनसंख्या के बढ़ने की जो दर है उसको कम करना। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना जिससे कि संसाधनों का उच्चतम प्रयोग हो सके। जो कंजम्पशन की रेट है उसको रिन्यूएबल जो रेट है उसके अंदर रखना, यानी प्रकृति जिस रेट से संसाधन को जनरेट करती है उस जनरेशन की रेट से अगर कंजम्पशन का रेट ज्यादा होगा, उपभोग का रेट ज्यादा हो जाएगा तो डिग्रेडेशन पैदा होगा। चाहे वो डिफॉरेस्टेशन की बात हो, चाहे एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात हो, तो हमें अपने कंजम्पशन को, हमें अपने उपभोग को संसाधनों के
उपलब्धता के अंदर रखना है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं उनको हमें ऐसे प्रयोग करना है जिससे कि वो रिन्यूएबल की जो रेट है, जो नवीनीकृत की रेट है, उससे आगे हम न बढ़ पाए। तमाम तरह की जो हमने पोल्यूशंस पैदा किए हैं उनको मिनिमाइज करना और संसाधनों का वाइजफुल यूज करना। इस विकास की अंधी दौड़ में संसाधनों को खत्म कर देना विकास नहीं है, क्योंकि फिर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं रहेगा। अब एग्जांपल लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। क्या एग्जांपल हैं? अगर हम एनर्जी ले तो जो हमारे पास क्रूड ऑयल है वो खत्म हो जाएगा, तो हमें उसके अल्टरनेटिव्स खोजने होंगे, उसके प्रयोग करने होंगे, जिससे कि जितना हमारे पास वो प्राकृतिक संसाधन बचा है वो सुरक्षित रहे। तो विंड एनर्जी का अगर हम प्रयोग करें, सोलर एनर्जी का प्रयोग करें, तो इससे क्या होगा, जो हमारे पास क्रूड ऑयल है चाहे या हमारे पास एनर्जी के जो सोर्स हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं, उसको हम संरक्षित तभी कर पाएंगे जब हम उसके अल्टरनेटिव वेज को खोजें, अलग जो तरीके हैं। इसीलिए सरकार विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पर ध्यान दे रही है। क्रॉप रोटेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ लैंड की वजह से जो लैंड की फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और उस फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, जिससे कि इस पूरी जो बायोसिस्टम है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको नुकसान पहुंचती है, और साथ ही साथ भूमि यानी लैंड की जो फर्टिलिटी है वो कम होती है। तो पुराने जमाने में जैसे हम क्रॉप रोटेशन यूज करते थे, यानी 1-2 साल फसल लगाने के बाद हम जब भूमि को ऐसे ही छोड़ देते थे, तो जिससे कि वो जो लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी को गेन कर पाए। तो क्रॉप रोटेशन हम यूज करें। सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, हम ऐसे कंस्ट्रक्शन के मेथड की यूज करें जो स्थिर हो। इफेक्टिव वाटर फिक्चर्स, हम पानी का जो यूज करें वो इफेक्टिव करें। या जो आपने वाटर हार्वेस्टिंग का नाम सुना होगा, यानी हम जो बारिश का पानी होता है उसको यूं ही हम बर्बाद ना होने दें, उसको हम संरक्षित रखें, और जो वाटर हमारे पास उपलब्ध है उसका हम समझ के, सोच समझ के प्रयोग करें। ग्रीन स्पेस, एफोरेस्टेशन को बढ़ाएं, और सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री को हम ज़्यादा ध्यान दें, और सोशल फॉरेस्ट्री की तरफ भी ध्यान दें, जिससे कि जो हमारा जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हुआ है, जो एयर पोल्यूशन है, उससे हम निपट सके। अब क्राइसिस क्या पैदा होंगे अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे? तो व्हाट इज इन्वायरमेंटल क्राइसिस? इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्या होंगे? पहला, environmental crisis refer to a situation when an environment fail to perform its vital function of life sustain। अगर environment को नुकसान पहुंचा तो जो इसके फंक्शन है वो जो कार्य है वो कार्य नहीं कर पाएगा। क्या है? The environment is suitable as soon as resource extraction remain below the rate of generation। resource extraction remain below, जो रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करने की जो रेट है वो नीची होनी चाहिए द रेट ऑफ जनरेशन से, यानी जिस स्पीड से रिसोर्सेज बढ़ रही हैं, अगर उसका उपभोग हम उससे कम करेंगे तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। जनरेशन ऑफ वेस्ट रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की अपनी एक कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की, जो वेस्ट है या जो हम प्रदूषण फैला रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करने की, उसको बैलेंस करने की एनवायरमेंट की एक अपनी कैपेसिटी है, जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट। यानी पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए पर्यावरण की एक अपनी कैपेसिटी है। अगर हमारी जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की रेट है, पर्यावरण प्रदूषण की रेट है, उस एब्जॉर्प्शन रेट यानी कि पर्यावरण संतुलन की जो ऑटोमेटिक रेट है उसके अंदर रहेगा तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तमाम तरह के पर्यावरण प्रदूषण आपको सामना करना पड़ेगा। रीजन फॉर इन्वायरमेंटल क्राइसिस,
यानी इन्वायरमेंटल जो क्राइसिस है, जो पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है विकास के नाम पर, उसके क्या कारण हैं? तो सबसे बड़ा जो कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिसको हम बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। आज विकास के लिए जो हम इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, इतने संसाधन का जो एक्सेसिव यूज हो रहा है, वो वजह यह है कि जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए हम संसाधनों का विदोहन कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो पहला इन रिसोर्स जो इन्वायरमेंट के खराब होने का कारण है, जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी जनसंख्या विस्फोट। अब यह है क्या? द हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एडवर्सरी अफेक्ट द इन्वायरमेंट। इतनी तेजी से जो जनसंख्या दुनिया में और देश में बढ़ रही है, इसके कारण पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ा है। क्यों? क्योंकि रहने के लिए जगह चाहिए, डिफॉरेस्टेशन हुआ, रोड बना, डिफॉरेस्टेशन होगा, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा। तो जब जनसंख्या बढ़ेगा तो पर्यावरण पर उसका दबाव बुरा पड़ेगा। इट इंक्रीज द डिमांड फॉर इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज बट देयर सप्लाई इज लिमिटेड। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो प्राकृतिक संसाधनों की मांग बढ़ेगी, लेकिन प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? सीमित हैं। और तीसरा है दिस रिजल्ट इज ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज। जनसंख्या तेजी से बढ़ी, जनसंख्या के बढ़ने के कारण प्राकृतिक संसाधनों की मांग बढ़ी, जिसके कारण पर्यावरण का जो प्रयोग है वो ज्यादा होने लगा, मिसयूज होने लगा। दूसरी जो कारण है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की, इकोनॉमिक एक्टिविटी की बढ़ना। पहले हमारी आवश्यकताएं सीमित थी। अगर आप कंपेयर करेंगे 20-30 साल पुराने लोगों की जीवन स्तर और हमारे जीवन स्तर का, तो आप पाएंगे कि बहुत बड़ा अंतर है हमारे रहन सहन खान पान में, और उसके कारण भी पर्यावरण पर दबाव पड़ा है। राइज इन इकोनॉमिक ग्रोथ रिजल्ट इज इफ्लुएंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक आर्थिक विकास तो हुआ है, आर्थिक विकास से हमारे रहन सहन खान पान का तरीका बदला है और इसके कारण उसका दबाव पर्यावरण पे पड़ा है। इट जनरेट वेस्ट विच बियॉन्ड द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। और जो हम विकास कर रहे हैं और विकास के कारण जो हमारा उपभोग का तरीका बढ़ा है, इससे जो इन्वायरमेंट की एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वेस्ट को, और वेस्ट जनरेशन की जो कैपेसिटी है, दोनों में फर्क आ गया। यानी वेस्ट का जनरेशन अब ज्यादा हो रहा है और प्रकृति यानी पर्यावरण जो एब्जॉर्ब कर पाती है उसकी रेट कम है, और इसका रिजल्ट हुआ है कि पर्यावरण प्रदूषण हुए हैं। चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, ये सभी प्रदूषण यानी जो जितने भी प्रदूषण आपको दिख रहे हैं, पोल्यूशन दिख रहे हैं, उसका कारण ये है कि आर्थिक विकास के कारण जो गतिविधियां बढ़ी हैं, जिसके कारण जो प्रकृति को की ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी थी, उससे तुलना में जो पर्यावरण प्रदूषण है ज्यादा हुए हैं। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगों का तेजी से विकास भी कहीं न कहीं पर्यावरण प्रदूषण को फैलाने के लिए जिम्मेदार है। हुआ क्या? बड़े बड़े उद्योग लग गए, बड़ी बड़ी चिमनियों से बड़े ज्यादा धुआं निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, इन सब कारण से पर्यावरण प्रदूषण पे प्रभाव पड़ा है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज लीड द डिफॉरेस्टेशन। औद्योगिकरण के कारण डिफॉरेस्टेशन हुआ है, वनों का कटाव हुआ है। डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बड़े उद्योग लगने के लिए रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए, ज्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल प्रयोग होने के कारण रिसोर्सेज कम हो गई हैं। इट लीड टू वाटर कंटेमिनेशन ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द वाटर बॉडी। अब हमने क्या किया? ज्यादा औद्योगिकरण के चक्कर में हमने पानी को भी प्रदूषित किया है, हमने हवा को भी प्रदूषित किया है। इस औद्योगिकरण के कारण पूरी जो पर्यावरण है वो प्रदूषण से ग्रस्त हो गई है। अर्बनाइजेशन यानी जो शहरीकरण है, ये भी कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। अर्बन माइग्रेशन, a large migration of population
from rural to urban area result in the fast growth of slum area. गांव में रोजगार के अवसर कम है, शहरों में तेजी से जनसंख्या माइग्रेट होकर गांव से आई है। गांव से शहरों का जो माइग्रेशन हुआ है, शहरों पर दबाव बढ़ा है और शहर में स्लम यानी झुग्गी झोपड़ी है उसकी तादाद बढ़ी है। इट्स लीड्स टू एक्सेस बर्डन ऑन द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी। तो शहर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, शहर की जो सुविधाएं हैं, उन पर गांव से आए लोगों का दबाव बढ़ने के कारण पर्यावरण प्रदूषण शहरों में ज्यादा फैला है। डिफॉरेस्टेशन, जिसको हम बोलते हैं वन कटाव। डिफॉरेस्टेशन रिफर टू कटिंग डाउन ऑफ ट्री, क्लियरिंग फॉरेस्ट। आज औद्योगिक विकास के नाम पर बड़ी मात्रा में हमने पेड़ों की कटाई की है, चाहे वो उद्योगों के लिए किया हो या आवासीय विकास के लिए किया हो, रोड के लिए किया हो, हर तरीके से विकास के नाम पर हमने पेड़ों को काटा है। इट एडवर्सली अफेक्ट द एनवायरनमेंट एंड काजेज अदर प्रॉब्लम, जिसके कारण पर्यावरण पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। और लास्ट है इंक्रीज यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर। हमने जो न्यू ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने जो नए तरीके के सीड्स यूज किए और उस सीड्स के लिए ज्यादा पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया, जिसके कारण पूरी पर्यावरण प्रदूषित हुई है। फार्मर एंड वर्कर सफर हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ पॉइजनस इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर। जितनी तेजी से हमने उत्पादन बढ़ाए हैं खाद्यान्नों का, लेकिन उसके लिए हमने बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज किया है और वो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाले हैं। द क्रॉप जनरेटेड आल्सो कंटेन केमिकल एलिमेंट इन इट। आज कोई भी सामान हमें बिना केमिकल यूज के नहीं मिलता और उसको जब हम उपभोग करेंगे तो उसका शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये रहा हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके क्या कारण हैं, क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है।